हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर स्वागत है। हम सभी लोग कक्षा 8 के विज्ञान में लेसन 6 कोशिका से अंग तंत्र पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसका पहला पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। इसमें कक्षा 8 के पुस्तक में आगे का टॉपिक है ऊतक। ऊतक किसे कहते हैं? टिश्यू। ऊतक किसे कहते हैं या ऊतक क्या होता है? तो आप जानते हैं कि सभी जीवित प्राणी व पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय जीवों में सभी जैविक क्रियाएं श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि एक कोशिका में संपन्न होती है। जो भी जीव होते हैं उन सभी जीवों का निर्माण जो होता है वह ऊतक से होता है। जीवन निर्माण में शरीर के बनावट में ऊतक की भी भूमिका होती है। कुछ जीव जंतु जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। उन सभी में भी श्वसन की क्रिया, पाचन की क्रिया और उत्सर्जन क्रिया एक कोशिका में ही संपन्न होती है। कुछ इसके साथ ही कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय जीव होते हैं तो बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं इनमें विशेष कार्यों के लिए कोशिकाओं का समूह होता है। अर्थात इनमें जो विशेष कार्य कोशिकाओं के समूह द्वारा किया जाता है। जैसे मनुष्य में पेशी कोशिकाओं का समूह संकुचन एवं प्रसारण करता है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को पहुंचाने का कार्य करती हैं तथा पौधों में जल का संवहन करती हैं। जाइलम द्वारा होता है। पौधों में जल का संवहन जो होता है वह जाइलम द्वारा होता है। ऐसे ही तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं ऊतक कहलाता है। ऊतक जो है वह समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं वो सभी ऊतक कहलाते हैं। आगे है पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ऊतक के दो भाग होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। ऊतक के कितने भाग होते हैं? दो, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। जंतु ऊतक के बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले पादप ऊतक के बारे में देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जंतुओं में लंबाई में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। जैसे हम सभी लोग जीव जंतु हैं या हम सभी लोग हैं, हम सब में लंबाई में जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय के बाद बंद हो जाती है। परंतु पौधों में वृद्धि जो होती है वह जीवन भर होती है, जिसमें नई शाखाएं बनती रहती हैं। आप सभी लोग अपने चारों तरफ पेड़ पौधों को देखते होंगे। पेड़ पौधों की वृद्धि जो होती है वह लगातार और निरंतर होती रहती है। अगर उसकी ऊपरी टहनी में वृद्धि नहीं हो तो उसके बगल में कोई शाखा निकलेगी, फल फूल पत्तियां कुछ न कुछ उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। तो अतः इससे स्पष्ट होते हैं कि पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ये ऊतक पौधों के कुछ भागों में सीमित रहते हैं। ऊतकों के विभाजन क्षमता के आधार पर एक ही पौधों के ऊतकों को प्रविभाज्य ऊतक या अस्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया गया है। अब जो जैसे पादप ऊतक है उसको दो भागों में बांटा गया है, यहाँ पर प्रविभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक। तो आगे देखते हैं प्रविभाज्य ऊतक। आप लोगों को ऊतक के बारे में सिर्फ सामान्य जानकारी रखना है। इसका विशेष अध्ययन करने के लिए आप लोग इंटर की क्लासेस में जब जाएंगे तो आप लोगों को ऊतक का विशेष अध्ययन करना पड़ेगा। क्लास 8 के लिए सिर्फ सामान्य अध्ययन की ही आवश्यकता है। तो शॉर्टकट में देखते चलते हैं। प्रविभाज्य ऊतक जो होता है, जो पादप ऊतक होते हैं दो भागों में विभाजित होते हैं, प्रविभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक। तो प्रविभाज्य ऊतक देखते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में जड़ तथा तने की कलिकाओं में शीर्ष भाग में होती है। ऐसा विभाजन उन भागों में पाए जाने वाले ऊतक के कारण होता है। ऐसे ऊतक को प्रविभाज्य ऊतक या निरंतर विभाजित होने वाले ऊतक कहते हैं। तो कुछ पौधे होते हैं जिनके वृद्धि में उनके जड़ में और तने में निश्चित क्षेत्रों में लगभग वृद्धि होती रहती है। तो इन क्षेत्रों में क्यों वृद्धि होती है? क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रविभाज्य ऊतक की उपस्थिति होती है। प्रविभाज्य ऊतक की उपस्थिति के वजह से इनमें वृद्धि होती रहती है जड़ और तनों में। तो इस तरह से यह जो ऊतक होता है, निरंतर वृद्धि करने वाला ऊतक जो होता है वह प्रविभाज्य ऊतक कहलाता है। इसको अपने घर आप लोग एक क्रियाकलाप के माध्यम से देख सकते हैं। आगे है
क्रियाकलाप आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं अस्थायी ऊतक। जो पादप ऊतक होता है वो दूसरा ऊतक जो उसका है अस्थायी ऊतक, जो दूसरा प्रकार होता है वो अस्थायी ऊतक होता है। तो प्रविभाजीय ऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? क्या वो पुनः विभाजित होती हैं? प्रविभाजीय ऊतक के बारे में बताया गया था कि वे ऐसा ऊतक जिनमें बार बार मतलब ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनमें बार बार विभाजन होता है तो प्रविभाज्य ऊतक होता है। लेकिन अगर बार बार विभाजन हो रहा है तो क्या जो नई कोशिकाएं बन रही हैं क्या उनमें भी परिवर्तन होता है? क्या वे पुनः विभाजित होती हैं? ये पादप शरीर में विकसित होकर तथा विभाजन क्षमता खोकर अन्य विशिष्ट कार्य करती हैं। इनके समूह को अस्थायी ऊतक कहते हैं। जो कोशिकाएं पुनः विभाजित हो जाती हैं और वह पादप शरीर में मतलब पौधों में विकसित होकर के विभाजन तथा विभाजन क्षमता खोकर मतलब अब विभाजित नहीं होती हैं, कोई अन्य कार्य करने लगती हैं, कोई विशिष्ट कार्य करने लगती हैं, तो इनके समूह को हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। अर्थात जो भी ऊतक प्रविभाज्य ऊतक यानी बार बार निरंतर विभाजित होने वाला जो ऊतक होता है वह विभाजित होकर के उसकी कोशिकाएं एक समय के बाद विभाजन करना बंद कर देती हैं, और जब विभाजन करना बंद कर देती हैं तो वह एक विशिष्ट कार्य करने लगती हैं पौधों के शरीर में। तो जो विशिष्ट कार्य करने लगती हैं वही जो कोशिकाओं का समूह होता है वही अस्थायी ऊतक कहलाता है। जड़, तना, पत्र तथा अन्य भाग में अस्थायी ऊतक देख सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक एवं जटिल ऊतक। अस्थायी ऊतक जो होते हैं इस किताब में बताया गया कि दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। ये दोनों ऊतक मिलकर बढ़ते हुए पादप का गठन करते हैं। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। पादप निर्माण में इन ऊतकों का विशेष योगदान होता है। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। जटिल ऊतक को संवहन ऊतक के नाम से भी जानते हैं। एक चीज विशेष चीज आप जानते रहिएगा, जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो जटिल ऊतक का उदाहरण है। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है पौधों में यह खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम जो होता है भोज्य पदार्थों को पहुंचाता है। इसके बारे में हम लोग आगे भी अध्ययन करेंगे। देखते हैं पादप ऊतक के कार्य। आगे पादप ऊतक के क्या कार्य होते हैं। तो पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करते हैं। ये अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। आगे है पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम द्वारा होता है। भोजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। भोजन कहाँ बनता है पौधों में? पत्तियों में बनता है। और जो खनिज लवण, जल और खनिज लवण है उनको पहुंचाने का कौन कार्य करता है पत्तियों तक? वह जाइलम काम करता है। जाइलम का काम है जल एवं खनिज लवण पहुंचाना। फ्लोएम का कार्य है खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। इसको आप लोग सभी लोग जानते रहिएगा। अब जो ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, उसमें जो दूसरा ऊतक है जंतु ऊतक, इसके बारे में पढ़ते हैं। कार्य के आधार पर जंतु ऊतक कई प्रकार के होते हैं। आप लोगों को हम एक बार पुनः बताते हैं कि ऊतक का जो अध्ययन है यह बहुत विस्तृत है, और विस्तृत अध्ययन आप लोगों को इंटर क्लासेज में देखने को मिलेगा। अभी के लिए आपका सिर्फ सामान्य परिचय है, जिसको आप लोग सामान्य अध्ययन के रूप में देखिए। तो जंतु ऊतक जो होता है वो कार्य के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला एपिथेलियम ऊतक है। एपिथेलियम ऊतक शरीर और अंगों का बाह्य स्तर बनाते हैं। ये ऊतक पूरे शरीर का आवरण बनाता है, अतः इसे आवरण ऊतक भी कहा जाता है। चित्र भी दिखाया गया है कि एपिथेलियम ऊतक कैसा होता है। ठीक, आगे देखते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी मतलब संयोजन करना, जोड़ना। संयोजी का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन करना, संयोजन करना। तो संयोजन करना, तो ये दो संयोजी ऊतक जो होता है यह संयोजी ऊतक विभक्त अंगों को जोड़ते हैं और सहारा प्रदान करते हैं, जैसे अस्थि, रक्त आदि। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से तथा एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने में मदद करते हैं। ये ऊतकों के बीच के स्थानों को भरने, दृढ़ता प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं। जो संयोजी ऊतक होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। इसको देखते हैं थोड़ा सा। अंतराली ऊतक जो पहला नंबर है यह अंतराली ऊतक है। दूसरा अस्थि तथा उपास्थि ऊतक है। तीसरा जो होता है रक्त है। ठीक, ये जो अंतराली ऊतक होता है यह त्वचा के नीचे पेशियों के बीच बीच में रक्त तथा रक्त वाहिनियों एवं तंत्रिकाओं के चारों ओर पाए जाते हैं।
अस्थि तथा उपास्थि जो होता है, यह अस्थि सबसे कठोर ऊतक होता है। इसमें कैल्शियम तथा खनिज पाया जाता है, जिससे इसमें दृढ़ता आ जाती है। शरीर को ढांचा कंकाल प्रदान करने में, मतलब शरीर को जो ढांचा होता है, जो हमारे शरीर का ढांचा निर्माण करता है, उसमें अस्थि का विशेष योगदान होता है। जबकि जो उपास्थि होती है वो लचीला होता है। जैसे वाह्य कर्ण, जो हमारा बाहरी कान का जो भाग होता है, वो उपास्थि का बना होता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं रक्त के बारे में। रक्त जो होता है, यह एकमात्र ऊतक है जो तरल अवस्था में होता है। रक्त क्या है? यह एक ऊतक है जो तरल अवस्था में होता है, अतः इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। इसमें 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। यह 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं: लाल, श्वेत और प्लेटलेट्स। कुछ इसे भी जानना है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। कुछ और भी जानें। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाने से एनीमिया हो जाता है। ये आप सभी लोग पहले भी जानते हैं, अभी जान लीजिए कि अगर आप में रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की अगर कमी हो जा रही है तो एनीमिया, रक्तहीनता रोग हो जाता है। और ये श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। इसकी कमी से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। अगर श्वेत रक्त कणिकाएं अगर आपके शरीर में कम हो गई है तो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है आपकी घट जाती है। आगे है तीसरा प्लेटलेट्स जो होता है। प्लेटलेट्स जो होता है रक्त के जमने में सहायता करती हैं, जिससे चोट लगने पर रक्त का बहाव नियंत्रित होता है। ठीक, यह तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे है पेशी ऊतक। जंतु ऊतक में हम पहला ऊतक हम पढ़े थे एपिथेलियम ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक और तीसरा नंबर है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जो होता है, ये हमारे शरीर में कुछ विशेष कोशिका होती है जिन्हें पेशी कोशिका कहते हैं। पेशी कोशिकाओं के समूह पेशी ऊतक बनाते हैं। ये अंगों को गति प्रदान में सहायक होते हैं। अंगों को गति जो प्रदान करता है ऊतक, वह पेशी ऊतक कहलाता है। ठीक, यह पेशियों को ऐच्छिक पेशी और ऐच्छिक पेशी ऊतक, अनैच्छिक पेशी ऊतक और हृदयक 3 भागों में बांटा गया है। हृदयक आपकी किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन ऐच्छिक और अनैच्छिक मतलब ऐसे ऊतक जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर गति कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, उसमें ऐच्छिक ऊतक पाए जाते हैं। लेकिन जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार हम कंट्रोल न कर पाएँ तो वह अनैच्छिक ऊतक है। देखते हैं, कुछ पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं, जैसे हाथ और पैर की पेशियां। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी रेखित कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन करने पर पेशियों में हल्के तथा गहरे रंग की एक के बाद एक रेखाएं धारियों की तरह रचनाएं दिखाई देती हैं। इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। ये पेशियां काफ़ी मजबूत होती हैं और प्रायः कंकाल से जुड़ी होती हैं। ठीक, फिगर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं रेखित और अरेखित का। और जो होता है अरेखित जो होता है, आहार नाल आगे है। आहार नाल में भोजन का खिसकना, रक्त नलिका का प्रसार, संकोचन अथवा संकुचन जैसी गति अनैच्छिक नहीं है। हम इनमें इच्छानुसार गति प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनमें पाई जाने वाली पेशियों को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। हम इसको बता ही चुके हैं। जिसमें हम अपना कंट्रोल न कर पाएँ वो अनैच्छिक है, जिस पर हमारा कंट्रोल रहता है वो ऐच्छिक पेशियां होती हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं, हृदय की जो पेशियां होती हैं जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। यह रचना में रेखित पेशी ऐच्छिक पेशी की तरह मजबूत एवं कार्य में अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी की तरह समान होती हैं। ठीक, और अगला जो जंतु ऊतक होता है वह तंत्रिका ऊतक। जो अगला प्रकार है वह तंत्रिका ऊतक। अगला जो प्रकार है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो है विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका ऊतक करते हैं। तंत्रिका ऊतक जो है, तंत्रिका कोशिका के इस सामने फिगर दिया हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगले क्लास में जब जाएंगे तो यह देखने को मिलेगा, इसका फिगर भी बनवाया जाता है, डायग्राम बनवाया जाता है। तो आप लोग इसे चार्ट पेपर बना के अपने क्लास में लगा दीजिएगा, जिससे कि आपको यह हमेशा दिखता रहे और आप इसको याद भी कर लें। तो तंत्रिका ऊतक जो होता है विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका ऊतक करते हैं तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय भी स्थापित करते हैं। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन का मुख्य भाग तंत्रिकाएं कहलाता है।
जो चित्र में दिखाया गया है, इस चित्र पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तंत्रिकाएं से अनेक धागे से संरचनाएं प्रवर्ध निकलती हैं, इन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। तंत्रिकाएं एक प्रवर्ध मोटा लंबा छोर और छोर पर शाखान्वित होता है, इसे तंत्रिका एक्सान कहते हैं। तंत्रिकाएं में एक स्पष्ट केंद्रक होता है। एक कोशिका का तंत्रिकाश दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स के संपर्क में रहते हैं। इस प्रकार शरीर शरीर में कोशिकाओं का एक जाल सा बन जाता है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु भी तंत्रिका कोशिकाओं के बने होते हैं। जो हमारा मस्तिष्क होता है या रीढ़ की हड्डी जो होती है तंत्रिका कोशिकाओं के बने होते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे तंत्रिका कोशिका का फिगर आपके सामने है, देखिए यह डेंड्रॉन है, बीच में एक केंद्रक है, जो यह धागे जैसी संरचना है, तंत्रिका है, और इसी से निकला हुआ एक शाखा होता है, इसे हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक, इस तरह से हम लोग ऊतक के बारे में अध्ययन कर लिए, जो कक्षा 8 के पुस्तक में दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट को कवर करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते